नमस्कार, दीवास डायरी में आप सभी का स्वागत है। जब एक नारी ये सोच लेती है कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता है। आज की कहानी एक ऐसी प्रतियोगी की है जिसका बचपन बहुत लाड प्यार से पला है और वो घर की बहुत लाडली भी थी, खास करके दादा और दादी की। लेकिन जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव में आके उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे लेना संभव नहीं था, क्योंकि वो बहुत कोमल थी, बहुत इनोसेंट थी। जानना चाहेंगे एक ऐसी नारी की कहानी जिसने पति के शराब की लत को देखते हुए, अपने बच्चों की भविष्य को देखते हुए एक इतना बड़ा डिसीजन लिया जिसे आम इंसान नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है ऐसा डिसीजन लेने पर क्या मैं पूरा कर पाऊंगी अपने बच्चों की परवरिश। जानना चाहेंगे ऐसी प्रतियोगी की कहानी? तो फिर बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर बबीता विश्वास, ब्रियातोष की फाउंडर चेयरमैन और माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा की कंसेप्चुलाइजर और क्रिएटर। प्रियातोष प्रस्तुत करता है माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा, अ चैरिटी इवेंट फॉर जेरिटिक वुमेन, और आप देख रहे हैं दीवा डायरीज, स्टोरी बिहाइंड द क्राउन। आइए स्वागत करते हैं उस प्रतियोगी की। अल्पना तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच। अल्पना जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना एक परिचय दें। मैं अल्पना तोमर माय यूनिवर्स ब्यूटी दीवा की पूरी टीम एवं पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं इटावा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जो दोनों तरफ चंबल और जमुना से घिरा हुआ है, बिल्कुल जंगलों में। अब मैं जानना चाहूँगी आपका बचपन कैसा गुजरा और आप किसकी सबसे ज्यादा दुलारी थी, और 5वीं कक्षा पूरा करने के बाद आपने क्या किया और किस प्रकार से आप स्कूल जाती थी, वो सब कुछ मेरे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत सभी के लाड प्यार में। घर में सबसे बड़ी होने की वजह से प्यार भी सभी का बहुत ज्यादा मिला। दादी की तो बिल्कुल आंखों का तारा थी। उसके बाद मेरी एक और छोटी बहन हुई, फिर 2 भाई हुए, हम 4 भाई बहन थे। फिर उस टाइम क्या था कि 5 साल के बच्चे का ही एडमिशन होता था, तो हमारे गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल था जो 5वीं तक का था। मेरे पापा ने वहीं मेरा एडमिशन करा दिया और उस स्कूल में मैं जाने लगी। पढ़ने में भी अच्छी थी और सभी बहुत प्यार भी करते थे। मेरी 5वीं क्लास कंप्लीट हो गई। हमारे गांव में क्या था कि बाहर लड़कियां पढ़ने नहीं जाती। 5वीं तक स्कूल था, तो 5वीं तक ही लड़कियों ने ज्यादातर पढ़ाई की। लड़के तो जाते थे बाहर, पर लड़कियां नहीं जाती। पर मेरे पापा ने सोचा कि नहीं, मुझे लड़कियों को आगे पढ़ाना है, बाहर एडमिशन कराऊंगा। हमारे गाँव से करीब 9 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, निरंजन नगर इंटर कॉलेज। पापा ने मुझे छुट्टियों में साइकिल सिखाई और साइकिल सिखाने के बाद फिर मुझे वहाँ उस स्कूल में एडमिशन करवा दिया और मैं अपनी साइकिल से वहाँ जाने लगी। तो खूब मस्ती करती हुई जाती थी। अपने पहले ट्यूबवेल पे बैठी, अपने पैर पानी में डाल के, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद खेतों में मटर तोड़ के खाए। कभी टाइम से पहुँचती इसलिए नहीं थी कि टीचर भी ये सोचते थे ये लड़की बहुत दूर से आती है। सभी लोग बहुत प्यार करते थे कि इतनी दूर से ये लड़की आती है, भाई इसका ख्याल रखना। तो मैं बड़े आराम से जाती थी स्कूल और वहाँ पढ़ाई वढ़ाई की जो कुछ भी, और उसके बाद अपना फिर जैसे छुट्टी हुई बैग उठाया और अपना चल पड़ी। फिर ऐसे ही शाम होते होते घर आती थी आराम से। ऐसे करते करते मैं 8वीं क्लास में आ गई। अल्पना जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि पूरा परिवार गांव छोड़ के शहर क्यों आ गया, क्योंकि गांव में तो आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी, अपने दादी के आंखों की नूर थी आप। 8वीं में मेरा छोटा भाई जो था उसको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस उसका जब बढ़ गया तभी पता चला। पापा ने फिर काफी ट्रीटमेंट कराया। मेरी मामी ग्वालियर में जॉइंट डायरेक्टर थी मेडिकल विभाग में, वहाँ लेके गए, बहुत ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो नहीं बच सका, खत्म हो गया मेरा भाई। उसके बाद मेरे पापा इतने कमजोर हो गए कि उन्हें ये लगा कि हमने गांव की वजह से बेटा खो दिया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें गांव में नहीं रहना है, बच्चों की पढ़ाई भी
और वहाँ अच्छी होगी और वहीं जाते हैं। कभी कोई दिक्कत हो गई तो तुरंत ट्रीटमेंट तो मिलेगा कम से कम। 3 भाई मेरी मम्मी के मुरैना में रहते, तो मामा जी के पास ही वहीं चले गए पापा, और वहाँ जाकर मकान खरीदा और हम लोगों के एडमिशन कराए। अब अल्पना जी, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ती थी जब आपकी शादी हुई? क्योंकि आपके यहाँ तो दहेज प्रथा बहुत ज्यादा चलता है। क्या आपके पेरेंट्स ने दहेज दिया, और क्या आपने शादी के बाद पढ़ाई की? क्या जो प्यार आपको अपने मायके में मिलता था वही प्यार आपको ससुराल में भी मिला? और 9th में मैं पढ़ रही थी, उसी बीच में मेरे मामा जी ने एक रिश्ता बताया मेरे पापा को, इस तरह से एक है, ज्यादा दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, मेरे जेठ जी ने मुझे देखा हुआ था, तो उन्हें भी रिश्ता पसंद आया। उन्होंने कहा हाँ, अगर चौहान साहब शादी करेंगे तो हम बिना दहेज की शादी कर लेंगे। हमारे यहाँ दहेज कुछ ज्यादा चलता था, लेकिन वो शादी बिना दहेज की वो करने को तैयार हो गए। तो मेरे पापा को मैंने मना भी किया, मैंने कहा पापा अभी तो मुझे पढ़ना है, लेकिन पापा ने ना कुछ नहीं सुना और शादी कर दी मेरी। तो 9th में ही समझ लो, मई में मेरी शादी हो गई थी छुट्टियों में। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने सोचा कि नहीं, इसको पढ़ाना है। ये चीज सभी में अच्छी थी। मेरी सास ने, ससुर तो हमारे थे नहीं, मेरे हस्बैंड छोटे से थे, तभी हमारे ससुर की डेथ हो गई थी। ये समझ लो 2 भाई, हमारे जेठ जी, हस्बैंड और एक उनकी सिस्टर सबसे बड़ी थी, और मेरी सास। 4 ही लोग थे फैमिली में। जेठानी थी उनके, लेकिन बच्चे नहीं थे उस टाइम तक। उनकी शादी को भी 18 साल हो गए थे, लेकिन बच्चे नहीं थे। फिर मेरी शादी हो गई तो उन लोगों ने मेरी पढ़ाई बंद नहीं की, मुझे रेगुलर स्कूल में एडमिशन करा दिया और मैं स्कूल जाने लगी। वहाँ मैंने 10th किया, 11th किया। आप रेगुलर स्कूल जाती थी, आपने 10th, 11th, 12th सभी कुछ अपने रेगुलर किया, लेकिन 12th का पहली बार आप एग्जाम दे नहीं पाई। वजह क्या था, ये बताइए। 12th भी मैंने किया, लेकिन 12th में क्या हुआ कि प्रैक्टिकल दे पाए, लेकिन उसके बाद ही मेरा 12th के एग्जाम्स वाले ही दिन ही 12 मार्च को मेरा बड़ा बेटा हो गया, तो मैं 12th के एग्जाम्स एक बार में नहीं दे पाई। फिर दूसरे साल मैंने 12th कंप्लीट किया, लेकिन 12th कंप्लीट जैसे ही किया उसके बाद मेरा दूसरा बेटा हो गया और बस पढ़ाई मेरी वही खत्म हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके दोनों बच्चे बहुत जल्दी हो गए, क्या आपने दोनों बच्चे को अपने आप परवरिश किया? क्योंकि आपको तो सब बोलते थे ये नादान है, बच्ची है, और आप भी यही सोचती थी। किन्होंने इन बच्चों की परवरिश की? क्या आपने की या किसी और ने की? और आपकी छोटी सिस्टर के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो भी इस दुनिया से बहुत जल्दी चली गई? क्योंकि 2 बच्चों को संभालना उस टाइम, और एज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं समझदार भी उतनी नहीं थी, क्योंकि मुझे सभी लोग यही सोचते थे कि अभी तो इसमें बचपना है, ऐसे बोलते थे। और मुझे खुद भी लगता था कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी बच्चों को। जब मेरा छोटा बेटा हुआ तो ये समझ लो कि मेरे बड़े बेटे को मेरी मम्मी ने, और मेरी एक छोटी सिस्टर थी, बड़े वाले बेटे को पाला अपने पास में ही मम्मी ने रखा, और छोटे बेटे की देखभाल मैं करती रही। मेरी छोटी सिस्टर की भी पापा ने शादी की, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं की, एक गाँव में देख के कर दी, और बहन मेरी बहुत मॉडर्न थी और गांव में उसकी शादी हो गई, और वो फैमिली भी बैकवर्ड टाइप की थी। बहू का चाय पीना पसंद नहीं था, टीवी देखना पसंद नहीं था, अलग ही तरह की फैमिली थी वो। शादी के करीब 6-7 महीने बाद ही मेरी वो बहन खत्म हो गई। आप अपने हस्बैंड के बारे में मेरे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपके हस्बैंड के बिहेवियर की वजह से ही आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो क्या करते थे। तो मेरे हस्बैंड क्या है, गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन उसके साथ साथ वो बिजनेस भी करते थे, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो जॉब में तो ज्यादा नहीं जाते थे, मेडिकल लगा के, और अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते थे। अच्छा बिजनेस था। फिल्में इंदौर से लेके आते थे, यहाँ ग्वालियर में 2-2, 3-3 थिएटर में पिक्चर चलती थी। प्रॉफिट भी अच्छा होता था, कभी कभी लॉस भी बहुत होता था, लेकिन काम अच्छा था उनका। आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उस डिसीजन का शुरुआत कहाँ से हुआ और उसके बाद वो डिसीजन क्या था, मेरे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। शादी के 4-5 साल हो गए, उन्हें ड्रिंक की आदत लग गई। लेट नाइट आते थे, फिल्मों का काम ऐसा था कि लेट आ रहे हैं तो वहाँ से ड्रिंक कर लेते थे। अच्छा, मुझे तो इतनी नॉलेज थी नहीं, जब मैं कहती थी आप ड्रिंक करके क्यों आए, ऐसे बहका देते थे बच्चों की तरह बोल के कि अरे नहीं
मैं आज इसके साथ बैठा था, आज उसके साथ बैठा था, तो हो गई, अब कल से नहीं होगी। मुझे रोज लगता था कि कल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी बंद नहीं की, बराबर चलती। धीरे धीरे क्या हुआ, परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ती गई। मैंने बच्चों का भी एडमिशन करा दिया। बड़ा बेटा मेरा 2.5 साल का हो गया था, प्ले स्कूल में जाने लगा। उसके बाद मैंने उसको ग्वालियर के कमल कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया। बच्चे को छोड़ने जाना, लेने जाना, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। उसके पापा तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे। छोटा बेटा भी मेरा फिर इतना हो गया कि उसका भी एडमिशन कराना था, वो भी करा दिया। हस्बैंड की ड्रिंक की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो दिन में भी ड्रिंक करने लगे। उससे मेरी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई धीरे धीरे। अब मैं ये सोचती थी कि कैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, क्या करूं। स्ट्रगल में लाइफ बीतती गई मेरी। कि मैंने एक दिन सोचा कि ऐसे तो मेरे बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है और मैं ठीक से पढ़ा नहीं पाऊंगी, मुझे ही कुछ करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले लिया, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं यहाँ रहूंगी और बच्चों को नहीं पढ़ा पाई फिर मैं क्या करूंगी। इससे अच्छा कि मुझे घर ये छोड़ ही देना चाहिए। हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ऐसा है, आप अगर ड्रिंक नहीं छोड़ोगे तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। तो उन्हें लगा कि ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, रोजाना जैसे बोलती है ऐसे ही इसने बोल दिया है, ऐसे घर कोई थोड़ी छोड़ता है। अपने अंदर निर्णय ले चुकी थी। मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ, मुझे अगर कुछ लगता है तभी मैं कुछ डिसीजन लेती हूँ, ऐसे तो नहीं कहती हूँ। और मैंने उनसे बोला, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। 15 दिन और देखा। एक दिन सुबह अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आज मैं जा रही हूँ अपने पापा के यहाँ। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो तो चले गए। मैंने एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया था और मैंने उस दिन अपने दोनों बच्चों को लिया, पैकिंग की और मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ आ गई। जब आपने डिसीजन लिया अपने मायके चले गए, तब आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि मुरैना तो एक छोटा सा गांव था और ग्वालियर में आपने अपने बच्चे की परवरिश या स्कूलिंग जिस लेवल पे करवाया था उस लेवल का शायद मुरैना में नहीं था। तब आपने क्या किया? ग्वालियर में तो इतने अच्छे स्कूल थे, ऐसे पढ़ाना चाहती थी, वैसे स्कूल में एडमिशन भी था, बड़ी मुश्किल से उसमें एडमिशन मिला था बेटे। मुरैना में कोई अच्छा स्कूल भी नहीं था, जो थे वो इंग्लिश मीडियम कहने के लिए थे उस टाइम, लेकिन अब तो शायद हैं वहाँ काफी अच्छे स्कूल है। इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी उसमें मैथ हिंदी में पढ़ाते थे, तो मेरे बच्चों को समझ में पढ़ाई नहीं आती थी वहाँ। छोटा तो अभी बहुत छोटा था, फर्स्ट में ही एडमिशन कराया था उसका, लेकिन बड़ा मेरा 3rd में था उस टाइम जब मैं आई। तो उसको जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी। ये लगता था कि अब मैं क्या करूँ और मैं रोती रहती थी। आपके गांव में एक शादी थी जिसमें आप गए थे और वहीं से शुरू होता है आपकी जिंदगी का एक और पहलू। मैं जानना चाहूंगी कि उस पहलू को संभालने के लिए, साजने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए किसने आपका साथ दिया और कहाँ तक वो साथ रहा? कि हमारे यहाँ गांव में शादी थी मेरे ताऊ जी की लड़की। मैं अपने पापा के भाई के साथ शादी में आई थी, मेरे बच्चे भी आए थे। वहाँ मेरे गाजियाबाद से भाई भी आए थे, भाभी भी आई थी। बहुत टाइम बाद मिले थे सभी। जब मेरे पास बैठे तो मुझे बहुत रोना आने लगा। मैं बहुत देर तक रोती रही, मेरे सर पे हाथ फेरते रहे। उसके बाद उन्होंने भाभी को बोला होगा कि इसको हम अपने साथ ले चलते हैं कुछ टाइम के लिए। तो मैं अपनी भाभी के साथ गाजियाबाद आ गई। मेरी भाभी की एक फ्रेंड थी, का एक बहुत अच्छा पार्लर था, काफी बड़ा। उसमें ट्रेनिंग सेंटर, ब्यूटी क्लिनिक, स्लिमिंग सेंटर, जिम, एरोबिक, काफी बड़ा पार्लर था, सब कुछ था। मेरी भाभी ने अपनी फ्रेंड से बात की कि ऐसा है, इसको पार्लर का कोर्स करवा दो, हम सोच रहे हैं इसको पार्लर खुलवाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। मुझे वहाँ सीखने के लिए पहले मेरी दादी को बुलाया, फिर मेरी दादी आई, यहाँ रूम दिलवा के सारा सामान घर गृहस्थी का जो भी होता है सब दिला के मुझे दादी के साथ रखा। उसके बाद मैं पार्लर में कोर्स करने के लिए जाने लगी। आपने ब्यूटिशियन का कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपके लिए ट्रैवलिंग सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट थी, आपको चीजें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि आपको कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे में नहीं आया था जो इस वक्त आपके कंधे में था। तो मुझे वो सारी चीजें बताइए कि आप किस तरह से घर जाती थी या पार्लर जाती थी और उस वक्त आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कौन आपको आपके दिक्कतों में साथ देता? अच्छा, घर से बाहर मैं इतनी बड़ी सिटी में पहली बार आई थी, कुछ इतनी नॉलेज भी नहीं थी, जगह की जानकारी भी नहीं थी। अक्सर क्या होता था, मैं पार्लर के लिए जाती थी, तो पार्लर भूल जाती थी और जब वहाँ से घर आती थी बस ये पता चल गया था कि ये इस नंबर की बस पार्लर छोड़ेगी और ये इस नंबर की बस घर आती। तो मैं बैठती तो सही बस में थी, लेकिन कभी मैं सही जगह उतर नहीं पाती थी। मैं हमेशा भूल जाती थी कि मेरा घर पता नहीं कहाँ है, किसी भी स्टॉप पे उतर जाती थी। फिर वो जो पार्लर की ऑनर थी उनको फोन करती थी कि मैं इस
पीसीओ पे बैठी हूँ, फिर वो मुझे ढूंढते ढूंढते उस पीसीओ पे आती थी, फिर मुझे मेरे घर छोड़ती थी। काफ़ी समय तक ये चलता रहा। धीरे धीरे मुझे अनुभव हो गया, मैंने कोर्स भी जल्दी सीख लिया। अब आपका पार्लर का कोर्स तो कंप्लीट हो गया, पार्लर खोलना था। तो मुझे बताइए किसने आपको ये पार्लर खोल के दिया? जब तक आप कोर्स कर रहे थे आपके बच्चे अपने मायके में थी, तो उनको भी आपने बुला लिया। तो मैं आप जानना चाहूंगी कि आपकी आगे की जिंदगी कैसी रही, क्योंकि अब आपको खुद अपने पैरों में खड़े होकर के बच्चों को सही मायने में परवरिश करना था। भाई ने मेरा यहाँ पार्लर खुलवा दिया। पार्लर खुलवाने के बाद मैं अपना पार्लर चलाने लगी। मेरे पास मेरे दोनों बेटे थे, उनको भी मैंने मम्मी के यहाँ से बुला लिया, दोनों के यहाँ एडमिशन करा दिया, बच्चे पढ़ने लगे। पार्लर में मैंने लड़कियाँ रखी थी, काम भी अच्छा करती थी, पार्लर भी अच्छे से चलने लगा मेरा। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए, फिर बच्चों की जॉब भी लग गई। बड़े बेटे के मेरा यूफ्लेक्स कंपनी में एजीएम है और छोटा बेटा मेरा एलएनटी में एचआर में है। फिर दोनों की शादियाँ हो गई। इस टाइम दोनों के पास बच्चे हैं। बड़े बेटे के पास एक बेटा है, छोटे बेटे के पास 2 बेटे हैं। बहुएं भी अच्छी हैं। बड़े बेटे का डिवोर्स हो गया था शादी के 3-4 महीने बाद कि मैंने सेकंड मैरिज की है, वो भी बहू आ गई। लेकिन बस ये है कि कुछ सही तो नहीं चल रहा है लाइफ में, मुश्किलें तो अभी भी हैं। बस ये लग रहा है जैसे भगवान परीक्षा ले रहे हैं, शायद वो परीक्षा अभी चल ही रही है। सोचती हूँ घर टूटे ना, बस घर बना रहे, लेकिन डर भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, घर तो मुश्किल है, नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बहुओं में नहीं बनती है। अब बहुओं में नहीं बनती है तो बेटे भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीवियों की सुनते हैं। तो उससे जैसे छोटी बहू है तो वो तो अच्छी है, काफ़ी चीज़ें समझती है, अगर कोई गलती करती है तो सॉरी बोल देती है। तो मुझे भी ये लगता है चलो बचपना है, कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ी बहू है, वो कभी कोई बात ऐसी कह देती है कि बहुत दिल में चुभ जाती है। और दूसरी बात ये है कि वो आज तक उसने गलती की, कभी सॉरी नहीं बोला मुझे। पर मैंने हर बार ये सोचा कि चलो कोई बात, बच्चे हैं, घर बना के रखना है तो नॉर्मल हो जाओ, सही है। ऐसे रूठ के गुस्सा रह के कब तक रहेंगी? और फिर बच्चों को देख के लगता है कि सब कुछ इन्हीं के लिए किया है, अगर यही साथ में नहीं रहेंगे तो क्या फायदा, ये सोच के। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं चुभ जाती हैं, तो बस उसका दुख तो रहता है जीवन में। चाहते हैं कि घर जुड़ा रहे, घर टूटे ना, सब साथ में रहे, प्यार से रहे। बस आई एम सॉरी, मेरी बातों से आपकी आंखों में आंसू आ गया, लेकिन हम नए युग के बच्चों से यही गुजारिश करेंगे कि उस माँ के दर्द को कभी सोचो। उस माँ ने अपने दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए अपने पति का घर छोड़ा, जिंदगी में जो करना नहीं था वो किया और अपने बच्चों को इस मुकाम में लाके खड़ा किया कि आज उसका सर फकर से ऊपर है। उसने जितनी तकलीफ सही, आज वो तकलीफ में एक नया फूल खिला, उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन आज के जनरेशन के बच्चे कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि उसकी सास की भी कोई तकलीफ है। थोड़ा सा अगर हम सॉरी एक दूसरे को बोल दें तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती है। आज उस औरत के आंख में आंसू है जिसे माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा पूछना चाहती है। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा का यही कॉन्सेप्ट है। आज के नए जनरेशन के बच्चों को ये बताना चाहती है कि बच्चे, आज जिस दौर पे तुम गुजर रहे हो ना, इस दौर पे तुम्हारी सास, तुम्हारी माँ गुजर चुकी है, जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुकी है जो तुम आने वाले कल में लोगे। इसीलिए प्रियातोष लेके आया है माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा और दुनिया को बताना चाहती है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी सास, थोड़ा सा सम्मान दे दो, वो तुम्हें और ढेर सारे प्यार देंगी। बस ये जो दूरी है ना, इसको ऐसे करके बंद करो और देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है ना, वो तुमको बता के उस मुश्किलों को तुम्हें सामना ना करना पड़े,
इसीलिए वो तुमको टोकती रोकती है। ये मत समझो कि आप समझदार हो, अरे भैया वो भी समझदार है, आपसे कई गुना ज्यादा। अल्पना जी, माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा के बारे में जब आपको पता चला, आपके मन में क्या धारणा हुई इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर, मैं जानना चाहूंगी। और आप इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को किस तरह से देखती हैं कि क्या आपका कोई सपना था जो इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पूरा होगा? हाँ, कभी ये सपना था मेरा, बहुत साल पहले, करीब 91 की बात है ये। हमारे यहाँ ग्वालियर में एक बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, तो मैंने कोशिश की थी उसमें पार्टिसिपेट करने की। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और मैं भाग भी नहीं ले पाई थी उसमें, क्योंकि ससुराल में थी, उस तरह का माहौल नहीं था। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सपनों को पंख लग गए। तो ये मेरे मन की उड़ान है, आप इसे पूरा कर रही हैं। मैं इसको लेके बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जिंदगी की वो तमाम बातें साझा की जो हर कोई औरत नहीं कर पाती है। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा आपको सलाम करती है कि आपने अपनी जिंदगी की बहुत सारी अनकही, अनछुपी दुख और सुख शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बत्ता जी। माय यूनिवर्स ब्यूटी दीवा का और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, यहाँ तक लाए मुझे। कि लोग मुझसे कहते हैं कि अल्पना जी आपकी ना स्माइल बहुत अच्छी है, तो मैं 2 लाइन इसके लिए आप लोगों से बोलना चाहूंगी। होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, लोगों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हंसी है दुनिया, यह देखा है आपने, मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। शीशे का मका तुमने बना तो लिया है दोस्त, लेकिन समय के हाथ में पत्थर नहीं देखा। वो इतने करीब है उन्हें छू भी नहीं सकूं, बिगड़ा हुआ ऐसा भी मुकद्दर नहीं देखा। भटकी हूँ रोशनी के लिए मैं कहाँ कहाँ, अफसोस अपने जिस्म के अंदर नहीं देख, लोगों ने मेरे गम का समंदर नहीं देख। नमस्कार। कैसा लगा ये कहानी? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अल्लाह हाफिज, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।